तो आज बिजनेस की दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं, कुछ बड़े ऐलान भी हुए हैं और बाजार में भी अच्छी खासी हलचल है। बिल्कुल। आज हमारे पास कई तरह से जानकारी आई है, कंपनियों की रिपोर्ट्स हैं, उनके आगे के प्लान्स हैं, बाजार के आंकड़े भी हैं। तो कोशिश यही है कि इन सब में से काम की बातें निकाल कर सामने रखें ताकि इस पूरी कारोबारी उठापटक की एक साफ तस्वीर मिल सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से, खासकर एचसीएल टेक के नतीजों से। काफ़ी चर्चा है इनकी। हाँ। पहली तिमाही में उनका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब 10% कम हुआ है। 3,843 करोड़ रुपए रहा। हाँ, रेवेन्यू तो बढ़ा है 8.2%, लेकिन मार्जिन गाइडेंस घटा दिया है उन्होंने। तो इसका क्या मतलब समझे? ये मार्जिन का दबाव क्यों? देखिए, ये मार्जिन दबाव शायद आईटी सेक्टर में बढ़ती सैलरी, हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे होने में देरी, ऐसी चुनौतियों का संकेत है। और ये छोटी अवधि में थोड़ी चिंता की बात तो है। इसीलिए देखिए, एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं। कुछ स्टॉक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ डाउनग्रेड। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसी सेक्टर में टीसीएस ने क्या किया है, उन्होंने अपने 70% से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 100% वेरिएबल पे देने की घोषणा की है। ओह, ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। हाँ, शायद लागत और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मतलब दोनों के बीच बैलेंस बनाने का एक अलग तरीका। ये दिलचस्प है कि कंपनियां कैसे अलग अलग रास्ते अपना रही हैं, लेकिन सारे नतीजे ऐसे नहीं है ना। रैलिस इंडिया के नतीजे तो सुने हैं काफी अच्छे रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल। रैलिस इंडिया के नतीजे तो शानदार रहे हैं। उनका मुनाफा लगभग दोगुना हो गया है। 2 गुना? मतलब 98% बढ़कर 95 करोड़। सही कहा। ये दिखाता है कि एग्री केमिकल सेक्टर में डिमांड अब भी मजबूत है। और भी नतीजे आए हैं आज? हाँ, आज एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नतीजे आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा भी 23% बढ़ा है। अच्छा, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नतीजों की तस्वीर मिली-जुली है। कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, कुछ पर दबाव है। समझ गया। अच्छा, नतीजों से आगे बढ़कर देखें तो कंपनियां भविष्य के लिए क्या सोच रही हैं? कुछ विस्तार योजनाओं की भी खबर है? हाँ, बिल्कुल। हीरो मोटोकॉर्प वो अपने विडा ईवी ब्रांड के साथ यूरोप जा रहे हैं। यूरोप? कब तक? 2025 की दूसरी छमाही में यूके और यूरोप दोनों मार्केट में। ये तो काफी महत्वाकांक्षी प्लान लगता है। निश्चित रूप से। इससे पता चलता है कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल ईवी मार्केट को लेकर कितनी सीरियस हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ है? हाँ, एक अहम खबर है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तय हो गया है कि जापान की शिंकानसेन E10 ट्रेनें चलेंगी। अच्छा, शिंकानसेन। ये तो उस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम है। बिल्कुल, काफी समय से चल रहे प्रोजेक्ट के लिए ये महत्वपूर्ण है। और कॉर्पोरेट जगत में सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कुछ सामाजिक पहले भी हो रही हैं, है ना? हाँ हाँ, इन्फोसिस फाउंडेशन ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये क्या है? इसके तहत वो 2030 तक 5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करेंगे। 200 करोड़ से ज्यादा का बजट है इसके लिए, और उनके आरोहण अवार्ड्स भी हैं जो जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को 2 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। वाह। और टाटा मोटर्स में भी कुछ सुना था मैंने। हाँ, टाटा मोटर्स में मोटर मैकेनिक ट्रेड में लड़कियों के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई है। ये वाकई एक अच्छी पहल है जेंडर डाइवर्सिटी के लिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और अच्छी खबर है पर्यावरण के लिहाज से। बताइए। भारत ने अपनी कुल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल स्रोतों से हासिल कर लिया है। 50%? हाँ, और वो भी 2030 के लक्ष्य से काफी पहले। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वाकई, ये तो बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब जरा बाजार और निवेश की बात करें। एक खबर वेदांता रिसोर्स से जुड़ी है। हाँ, वेदांता अमेरिका की एक और शॉर्ट सेलर फर्म है, वाइसरॉय रिसर्च। ये वो फर्में होती हैं जो किसी कंपनी के शेयर गिरने पर पैसा लगाती हैं। उन्होंने वेदांता पर कुछ आरोप लगाए हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर। हाँ, आरोप लगे हैं। अब ये देखना होगा कि कंपनी इन आरोपों का क्या और कैसे जवाब देती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, हम तो बस निष्पक्ष रूप से जानकारी दे रहे हैं कि ये आरोप लगे हैं। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी डील की संभावना दिख रही है। अच्छा, कौन सी? जापान का SMFG ग्रुप, मतलब सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, वो येस बैंक में और $1.1 बिलियन का निवेश करने पर सोच रहा है। 1.1 बिलियन? हाँ, और अगर ऐसा होता है तो वे येस बैंक के सबसे बड़े शेयर धारक बन सकते हैं। तो ये येस बैंक के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। बिल्कुल, काफी बड़ा बूस्ट। और निवेशकों की रणनीति में भी कुछ बदलाव दिख रहा है क्या?
म्यूचुअल फंड्स वगैरह? हाँ, ऐसा लग रहा है जून में म्यूचुअल फंड्स ने ब्लू चिप स्टॉक्स और कैश होल्डिंग थोड़ी कम की है और पैसा लगाया है बड़े ब्लॉक डील्स में, जैसे एशियन पेंट्स में जो डील हुई थी। मतलब रणनीति बदल रही है। और एक और बात, एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि अगर अमेरिका दूसरे एशियाई देशों पर टैरिफ लगाता है हाँ, तो भारत के टेक्सटाइल निर्यात को फायदा हो सकता है। मतलब कहीं चुनौती है तो कहीं अवसर भी खुल सकता है। सही बात है। ट्रेड टेंशन का असर, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के इंदौर प्लांट को यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर मिला है। हाँ, ये रेगुलेटरी दिक्कत है। हालांकि कंपनी कह रही है कि सप्लाई पे असर नहीं पड़ेगा, पर ये एक बाधा तो है ही। बिल्कुल। और एक और चिंताजनक खबर सरकारी कंपनी एमटीएनएल से है। एमटीएनएल, हाँ, क्या हुआ? उन्होंने करीब 8,585 करोड़ के लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया है। ओह, ये तो सरकारी कंपनियों की वित्तीय चुनौतियों को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और उधर एचडीएफसी बैंक के सीईओ को रिश्वत वाले एफआईआर मामले में फिलहाल राहत मिली हुई है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज का बिजनेस जगत काफी घटनापूर्ण रहा। एचसीएल टेक जैसे नतीजों ने थोड़ी चिंता बढ़ाई, हाँ, तो रैलिस इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे नतीजों ने उम्मीद भी जगाई। बिल्कुल। और हमने कंपनियों की विस्तार योजनाओं को देखा, जैसे हीरो की बड़े निवेश की संभावनाओं पर बात की, जैसे येस बैंक, एसएमएफजी की सामाजिक पहले भी देखें, इन्फोसिस, टाटा के। और बाहरी कारक भी देखें, शॉर्ट सेलर के आरोप, ट्रेड टेंशन का संभावित असर। हाँ, और साथ ही रेगुलेटरी मुश्किलें और ये डिफॉल्ट जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो भारतीय कंपनियां हैं वो इस समय कैसे संतुलन बना रही हैं? मतलब एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। हाँ, जैसे एचडीएफसी बैंक विलय के बाद ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर जो अवसर हैं, जैसे हीरो का यूरोप जाना, और जो चुनौतियां हैं, जैसे एचसीएल टेक का मार्जिन दबाव या वेदांता पर आरोप, इनके बीच तालमेल कैसे बैठा रही हैं? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। घरेलू मजबूती और वैश्विक अवसरों और चुनौतियों के बीच संतुलन साधना, इस पर सोचने वाली बात है कि आगे क्या रणनीति रहती है इन कंपनियों की।